नाइन्थ कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं खालिद हुसैन खान, SKBM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर। आज हम लोग जर्नल में लेखा करने के नियम को सीखेंगे। देखिए, जर्नल अकाउंटिंग की पहली पुस्तक है और ये समझ लीजिए कि जर्नल एंट्री, जर्नल में लेखा करना अगर आपको आ गया तो समझ लेना है। और आप सोचे कि आपको गणित आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह से अगर आप जर्नल में अगर लेखा आपको नहीं आ रहा है तो आगे अगर आप अकाउंटिंग करेंगे या आप जो भी बही खाता के प्रश्न हल करने होंगे आपको आसान नहीं होंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये बहुत अहम चैप्टर है, बहुत अहम चैप्टर है। इसको आप ध्यान से देखिए कि जर्नल में लेखा करने के क्या नियम हैं और जर्नल में कैसे लेखा किया जाता है। देखिए, खाता, अकाउंट, ये खाता क्या होता है, ये अकाउंट क्या होता है। जिस स्थान पर हम आय व्यय या किसी व्यक्ति से संबंधित या आय व्यय से संबंधित या नाम मात्र से संबंधित लेन देनों की खतौनी जिस स्थान पर हम लिखते हैं उसे हम खाता कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी संपत्ति से संबंधित, किसी आय से संबंधित, किसी व्यय से संबंधित लेन देनों का लेखा, लेन देनों की खतौनी हम जिस स्थान पर करते हैं उसे हम खाता कहते हैं। ये खाता 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। व्यक्तिगत खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति, संस्था और फर्म से संबंध रखता है। व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति, संस्था और फर्म से संबंध रखता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी फर्म का नाम होगा, किसी कंपनी का नाम होगा, किसी संस्था का नाम होगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का खाता, SKBM इंटर कॉलेज का खाता। ये जो नाम से संबंधित होगा वो पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता कहलाता है। व्यक्तिगत खाता में लेखा करने का क्या नियम है? पाने वाला डेबिट, ऋणी, पाने वाले को ऋणी किया जाता है और देने वाले को धनी किया जाता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। जिस तरह से हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन में टेंस को पहचानते हैं और टेंस को पहचानने के बाद उसका नियम अप्लाई करते हैं कि कहाँ इज लगाना है, कहाँ वाच लगाना है, कहाँ वेयर लगाना है, कौन सी सहायक क्रिया उस टेंस के हिसाब से हमें प्रयोग करनी है। उसी प्रकार से जब हम जर्नल में लेखा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं कि वो कौन सा खाता है। तो सबसे पहला खाता जो हम लोग देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है और इसकी पहचान है किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी फर्म का नाम होगा, किसी संस्था का नाम होगा। वह व्यक्ति क्या हो सकता है? या तो पाने वाला हो सकता है या तो देने वाला हो सकता है। अगर वो व्यक्ति पाने वाला है, हम उसको दे रहे हैं, वो पाने वाला है तो उसको डेबिट पक्ष में हम लिखेंगे। और अगर वो देने वाला है तो उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा हमारा है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता किससे संबंध रखता है? माल से संबंध रखता है, वस्तु से संबंध रखता है और संपत्तियों से संबंध रखता है। यानी कोई संपत्ति होगी, कोई माल होगा, वो वास्तविक खाता है। तो वो वस्तु और संपत्ति क्या हो सकती है?
या तो हमारे व्यापार में आने वाली वस्तु होगी या हमारे व्यापार से जाने वाली वस्तु होगी। अगर हमारे व्यापार में रुपया आ रहा है तो रुपया आने वाला है, अगर हमारे व्यापार से माल जा रहा है तो वो जाने वाली वस्तु है। इसके लिए नियम क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो वस्तु या संपत्ति हमारे व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं और जो हमारे व्यापार से बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तीसरा हमारा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र का खाता, या इसे हम आय व्यय संबंधी खाता भी कहते हैं। इसमें आय, व्यय, लाभ और हानि से संबंधित जो नाम होते हैं, जैसे मजदूरी है, किराया है, वेतन है, कमीशन है, ब्याज है, ये जो नाम मात्र के खाते हैं, आय व्यय से संबंधित रखते हैं, लाभ हानि से संबंध रखते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। इसके क्या नियम हैं? इसकी लेखा करने के नियम हैं कि सभी व्यय और हानि डेबिट किए जाते हैं और आय और लाभ क्रेडिट किए जाते हैं। अगर हमारे व्यापार में आय हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, अगर हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, अगर हानि हो रही है, व्यय हो रहा है तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 लाइनें जर्नल लेखा करने में 3 लाइनें हमें याद रखनी है। अपने जहन में 3 बातें हमें याद रखनी है। पहली बात, कोई व्यक्ति यानी कोई नाम होगा, उसके लिए पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु होगी, संपत्ति होगी, तो आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तीसरी बात हमें ध्यान में रखना है कि अगर वो आय व्यय से संबंध रखता है तो अगर वो इनकम है, अगर लाभ है तो क्रेडिट पक्ष में उसको क्रेडिट किया जाएगा, और अगर व्यय और हानि है तो उसको डेबिट किया जाएगा। अब इन नियमों के आधार पर हम लोग आज जर्नल बनाना सीखेंगे। आखिर जर्नल में कैसे लेखा किया जाएगा? तो देखिए, जर्नल में लेखा करने के लिए सबसे बड़ी चीज है व्यवहार। व्यवहार, या इसको हम कह सकते हैं लेन देन। ये लेन देन 2 पक्ष के, लेन देन के क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। और जब भी आप जर्नल लेखा करिए तो उसको समझ लीजिए कि मैं कर रहा हूं, मैं व्यापारी हूं और ये तमाम लेन देन जो है मैं कर रहा हूं। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी जब व्यवहार होता है या कोई भी लेन देन अगर होगा तो उससे 2 खाते प्रभावित होते हैं। देखिए, 2 पक्षों के बीच लेन देन होता है, 2 पक्षों के बीच लेन देन होता है और वो लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि वे 2 खाते कौन से हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि व्यापार आरंभ किया, ₹10,000 से व्यापार आरंभ किया। जब व्यापार आरंभ किया तो इसमें हम ध्यान देंगे कि इस लेन देन में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आप ध्यान दीजिए, जब हम व्यापार आरंभ करेंगे तो धन इकट्ठा करेंगे, कैश इकट्ठा करेंगे और उस कैश को ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? अपने व्यापार में लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो 2 खाते हैं, जो 2 चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, एक चीज है रोकड़ और दूसरा चीज है जो व्यापारी है वो। व्यापारी
रुपया दे रहा है और वो रुपया व्यापार में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश रोकड़ आया और ये व्यापारी यानी जिसकी पूंजी बनेगी, अगर जो माल हम व्यापार में लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं, तो ये व्यापारी की पूंजी बनेगी। ये व्यापारी जो है देने वाला है। देखिए, रोकड़ क्या है? वस्तु है। व्यापारी क्या है? व्यक्ति है। ये व्यापारी व्यक्ति है। व्यापारी व्यक्ति है यानी व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा और व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है कि देने वाला धनी, ये देने वाला है, इसको धनी किया जाएगा यानी क्रेडिट किया जाएगा। ये क्या है? रोकड़ संपत्ति है और इस संपत्ति को क्या कह रहा है कि ये आने वाली वस्तु है। आने वाली वस्तु का नियम क्या कहता है? आने वाली वस्तु ऋणी यानी डेबिट की जाएगी, यानी इस रोकड़ को हमें डेबिट में लिखना है। ये हमने तय कर लिया कि जब हम व्यापार आरंभ करेंगे तो हमारे व्यापार में रोकड़ आएगा, पैसा आएगा और ये पैसा आने वाली वस्तु है, इसलिए नियम के हिसाब से जो नियम कहता है कि आने वाली वस्तु को डेबिट किया जाए, इसे हम डेबिट में लिखेंगे। और व्यापारी पूंजी लगा रहा है, वो देने वाला है, ये देने वाला है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। अब हम अपनी कॉमर्शियल लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेंगे ये तो हमने तय कर लिया कि रोकड़ को डेबिट में लिखेंगे और व्यापारी की पूंजी को हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब ये इसके लिखने का जो तरीका है, अब इसके लिए हम कॉलम बनाते हैं। ये है जर्नल का कॉलम। ऊपर हम लिखेंगे जिसके नाम से बनाना है उसका नाम, और ये जर्नल आप बना रहे हैं। जर्नल का ये कॉलम है। पहला कॉलम है डेट, अगर अंग्रेजी में डेट, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम एलएफ अमाउंट यानी डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए, अगर इसी को हिंदी में बनाना चाहें तो दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, धनराशि डेबिट और धनराशि क्रेडिट। अब देखिए, दिनांक यानी ये व्यवहार किस डेट में हुआ है। मान लेते हैं कि 1/1/2020 को हुआ है, यानी 1 जनवरी 2020 को ये हुआ, तो लिखेंगे 1 जनवरी 2020। क्या हुआ? क्या लिखना है हमें? डेबिट में लिखना है रोकड़ और क्रेडिट में लिखना है पूंजी। रोकड़ की अंग्रेजी होती है कैश, लिखेंगे कैश अकाउंट DR। क्या लिखेंगे? रोकड़ की अंग्रेजी कैश, लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, पूंजी की अंग्रेजी कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। पहली लाइन डेबिट का, दूसरी लाइन क्रेडिट का और तीसरी लाइन व्यापार आरंभ किया, यानी जिस चीज के लिए हम लेखा कर रहे हैं वो चीज लिखेंगे। व्यापार आरंभ किया, लिखेंगे फॉर बिजनेस स्टार्टेड, फॉर बिजनेस स्टार्टेड। इसके बाद इसको यहीं तक अंडरलाइन करते हैं इसी विवरण में, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट में अमाउंट। ये आपने पहला लेखा कर लिया, व्यापार आरंभ किया। इसी तरह से अगर आपके प्रश्न में देता है, अगर प्रश्न आपके प्रश्न में देता है कि माल क्रय किया 5,000 रुपया, माल क्रय किया, देखिए अगर नाम नहीं दिया है और उसमें नगद शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये नगद हुआ है। अब देखिए माल इसमें देखिए, इसमें भी कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? 2 ठो।
एक है माल और दूसरा है रुपया, रोकड़। क्योंकि जब हम माल खरीदेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए कि आप जाएंगे बाजार, आप जाएंगे या अपने जिससे आप माल लेते हैं उसके यहाँ जाएंगे, उसके यहाँ माल खरीदेंगे, यानी पैसा उसको दे देंगे और माल लेकर के आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीजों का आना जाना हुआ। एक माल आया और रुपया गया, यानी माल आया, ये माल क्या है, आया, और रोकड़ गया, यानी रोकड़ जाने वाली वस्तु है और माल आने वाली वस्तु है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हमारे प्रश्न में क्रय दिया है तो माल के लिए परचेजेज लिखेंगे, और अगर हमारे प्रश्न में विक्रय दिया है तो माल के लिए क्या लिखेंगे, विक्रय। यानी ये क्रय है, माल खरीदा हुआ माल है, इसको क्रय है, तो ये क्रय खाता हो गया एक, और दूसरा है रोकड़ खाता। माल आ रहा है, माल आने वाली वस्तु है, इसलिए आने वाली वस्तु क्या नियम कहता है इसका, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। यानी क्रय को डेबिट में लिखेंगे और रोकड़ को क्रय को डेबिट में लिखेंगे और रोकड़ को क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको मान लेते हैं कि ये 5 तारीख को हुआ, तो यहां लिखेंगे 5 जनवरी। क्या आया, क्रय खाता को हमें डेबिट करना है, परचेजेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, यहां लिखेंगे फॉर, क्या किया आपने, माल खरीदा, फॉर गुड्स यानी कि माल खरीदा, यानी कि परचेज्ड, माल खरीदा, फॉर गुड्स परचेज्ड। इसकी अमाउंट कितनी है, 5000 है डेबिट के सामने, 5000 क्रेडिट के सामने लिख दिया। अब अगर कह दे इसी को कि माल खरीदा नहीं, विक्रय किया, अब देखिए माल विक्रय किया 15000। अब अगर आपका प्रश्न दे देता है कि माल विक्रय किया 15000 या 15000 रुपए का माल बेचा, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेटेजी बदल गई, जहां क्रय था वो अब विक्रय हो गया, यही माल अब विक्रय हो गया, और रोकड़ दोनों कंडीशन में आएगा या तो जाएगा। माल खरीदेंगे तो रोकड़ जाएगा, और माल बेचेंगे तो रोकड़ आएगा, पैसा आएगा और माल जाएगा। यदि अब यही माल गया तो जाने वाली वस्तु को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए ये विक्रय खाता क्रेडिट हो जाएगा। और रोकड़ अब चूंकि आ रहा है तो आने वाली वस्तु को डेबिट में करते हैं, इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। ये तय कर दिया हमने तय कर लिया नियम के हिसाब से कि विक्रय में माल गया और रुपया आया, जो आया यानी कैश आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, माल गया इसलिए विक्रय को क्रेडिट करेंगे, यानी सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब इसी चीज को लिख दिया जाए, मान लेते हैं तारीख का है 10 लिख देंगे, यहां लिखेंगे कैश यानी कि रुपया, अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट, इसलिए कि रुपया आया, टू सेल्स अकाउंट, क्यों क्रेडिट, इसलिए कि माल गया। अब लिखेंगे इसी का नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स, क्या किया है आपने, बेचा कि खरीदा, बेचा, फॉर गुड्स सोल्ड। ये आपकी इनकी हो गई, इसका जितना अमाउंट है ये अमाउंट रख दीजिए, 15000। इसके बाद यही अगर सवाल कह दे कि राम को माल विक्रय किया, अब देखिए
ये नाम दे दिया कि राम को माल विक्रय किया, राम को माल विक्रय किया, इसका मतलब कि ये उधार है, लेन देन नहीं हुआ। अब इसमें दो खाते जो प्रभावित होंगे, एक खाता होगा विक्रय और दूसरा होगा अब रोकड़ की जगह पर राम, क्योंकि रोकड़ का यहां कोई लेन देन नहीं है। जब उधार हो गया तो न पैसा आएगा न तो पैसा जाएगा, लेकिन माल तो जाएगा। उधार माल बेच दिया है आपने, माल आपका चला गया, कुछ मिला नहीं, लेकिन कौन पाया, किसको दिया, तो राम को दिया। यानी राम क्या है, ये पाने वाला है। राम क्या है, ये पाने वाला है और माल जो है गया। अब देखिए इस माल पर जो हमारा नियम लगेगा, माल पर नियम लगेगा, वास्तविक खाते का माल गया है इसलिए क्रेडिट करेंगे, और राम पाने वाला है, पाने वाले के लिए हमारा नियम कहता है कि ऋणी में करते हैं, इसलिए अब राम को हम डेबिट करेंगे। इसको डेबिट करेंगे, राम को। इसी को अपने इसमें लिख दें, मान लेते हैं कि इसकी तारीख 20 है, 20 को लिखेंगे, राम पाने वाला है, दिया। एक बात ध्यान दीजिए कि जब किसी नाम के बाद अकाउंट नहीं लिखा जाता है, नाम के बाद अकाउंट नहीं लिखते हैं, अगर लिखेंगे तो राम से अकाउंट है, राम का खाता। तो राम पाने वाला है, राम को हमने डेबिट किया, टू क्या गया हमारे यहाँ से, माल गया, किस रूप में, सेल्स के रूप में, विक्रय के रूप में, टू सेल्स अकाउंट। अब इसको हम ट्रांसलेशन यानी नरेशन लिखेंगे, फॉर गुड्स यानी माल बेचा, सोल्ड किसको, टू किसको बेचा, राम को। और ये नगद है तो फॉर कैश लिखेंगे, ये भी नगद है तो फॉर कैश लिखेंगे। नगद में फॉर कैश लिखेंगे और उधार में जिसको दिया है उसको गुड्स सोल्ड टू राम। इसी तरह से अगर विक्रय की जगह पर कह दे कि मोहन से माल क्रय किया, अगर आपका प्रश्न कहता है कि मोहन से माल क्रय किया, इसका जो अमाउंट होगा, इसका अमाउंट मान लेते हैं कि 20,000 है, इसका अमाउंट 20,000 दे दीजिए। इसके बाद अगर कहता है कि मोहन से माल क्रय किया, अब मोहन से जब माल क्रय किएंगे तो ये माल विक्रय की जगह पर क्या हो गया, क्रय। जब माल क्रय करेंगे, जब माल खरीदेंगे तो माल आपके पास आएगा, क्या होगा, माल आपके पास आएगा, आने वाली वस्तु डेबिट। अब इस क्रय को हम डेबिट में लिखेंगे। और राम यानी कि राम की जगह पर क्या है, मोहन। ये मोहन क्या है, देने वाला है, मोहन क्या है, देने वाला है। और देने वाला क्या किया जाता है, देने वाला क्या किया जाता है नियम से, देने वाला नियम से, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। इसलिए अब इस मोहन को हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। मान लेते हैं इसकी तारीख हो 30, तो लिख देंगे 30। क्या लिखना है, डेबिट में लिखना है क्रय खाता, तो लिखेंगे क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट, यानी कि परचेजेज अकाउंट ईयर, परचेज अकाउंट ईयर टू किसने दिया, मोहन। लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड, फॉर गुड्स सोल्ड किसको, क्रय, परचेज, फॉर गुड्स परचेज्ड, परचेज्ड फ्रॉम किससे खरीदा, मोहन, फ्रॉम मोहन। ये लेखे हो गए। अब इसके बाद अगला जब हम लोग आएंगे तो इससे आगे भी भुगतान करना और नॉमिनल अकाउंट से संबंधित लेखे करेंगे हम लोग। एक लेखा और कर लिया जाए, एक नॉमिनल अकाउंट से संबंधित। अगर आपके प्रश्न में कहता है कि मजदूरी दिया, मजदूरी दिया, मान लेते हैं कि इसका अमाउंट 5,000 है, 5,000 हो जाएगा। अगर कहता है कि मजदूरी दिया, आपके प्रश्न में क्या कहता है, मजदूरी दिया,
जब आप मजदूरी देंगे, ये मजदूरी क्या है? खर्च है। मजदूरी क्या है? खर्च है। और मजदूरी किस रूप में गया? ये रोकड़ के रूप में दिया, पैसा के रूप में दिया। तो ये खर्च है, ये व्यय है, और व्यय को कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। रोकड़ जा रहा है तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि रुपए को क्रेडिट में और मजदूरी को डेबिट में। अब लिखेंगे 31 तारीख को वेजेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट फॉर वेजेज यानी मजदूरी, पेड यानी कि दिया 500 रुपया, 500। इसके बाद क्या करेंगे? इनका हम टोटल कर देते हैं। इसका टोटल कर देंगे, जैसे 10,000, 5,000 15,000, 15,000 20,000, 20 40,000, 40 और 5 45,500। इसका टोटल हो गया 45,500, और इसका भी टोटल हो जाएगा 45,500। इसका टोटल कर दिए। ये आपका जर्नल लेखा बना। अगर इसे हम हिंदी में बनाना चाहते हैं तो इसी को लिखेंगे रोकड़ खाता ऋणी, पूंजी खाते का, व्यापार आरंभ किया। क्रय खाता ऋणी, रोकड़ खाते का, माल खरीदा, नगद माल खरीदा। रोकड़ खाता ऋणी, विक्रय खाते का, नकद माल खरीदा। राम ऋणी, विक्रय खाते का, राम को माल बेचा। क्रय खाता ऋणी, मोहन खाते का, मोहन को माल मोहन से माल खरीदा। वेजेज यानी मजदूरी खाता ऋणी, रोकड़ खाते का, मजदूरी दिया। दैट्स ओके। अगले एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट और